नमस्कार, राधे राधे। हम जो पेपर सॉल्व करने की श्रृंखला लेके आए हैं उसमें यह दूसरा पार्ट आपके सामने है। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, यूट्यूब पे लंबे वीडियो को लोग देखते नहीं हैं और हम चाह रहे हैं कि आपको फायदा हो और आप पूरा वीडियो देखें। इसमें मैं क्वेश्चन जो पुराने हैं केवल उन्हें ही लेके नहीं आया हूं, उस क्वेश्चन से संबंधित कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं ऐस वैसे सभी क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन अगला कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं पिछली स्लाइड में करवा चुका था। देखिए, इसे देखें आप। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है। मध्य प्रदेश में दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है। तो भाई, मध्य प्रदेश में जो दृष्टिहीन कार्यक्रम है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया गया है। और यह कार्यक्रम, देखिए, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीबी को अंधेपन की व्यापकता को कम करने के लिए साल 1976 में शुरू किया गया था। तो अब आप ये याद कर लेना कि बहुत से कार्यक्रमों की सन पूछी गई है इसी पेपर में। तो और हालांकि मैंने बहुत सभी कार्यक्रमों को एक लिस्ट वाइज जमा के भी आपको आगे दिया है। तो जो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम एनपीसीबी जो है वह कब से स्टार्ट हुआ था, 1976 में, और मध्य प्रदेश में ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। तो कुपोषण तो आप समझते हैं, जब किसी बच्चे को संतुलित आहार नहीं मिलता, जितना चाहिए उतना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उस बच्चे को क्या हो गया है, कुपोषण हो गया है। अब जो कुपोषण हुआ है तो उस कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप पढ़िए जरा। जनसंख्या वृद्धि, स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा मोड़ा मोड़ी होंगे तो सब मोड़ा मोड़े नहीं, आप पर्याप्त भोजन दे नहीं पाओगे, कमी तो रह ही जाएगी। जनसंख्या वृद्धि कारण है। अज्ञानता, हम जानते ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, अकेली रोटी खवा रहे हैं, उसे दाल भी नहीं दे रहे हैं, उसे हरी सब्जियां भी नहीं दे रहे हैं। हमें जानकारी की भी कमी है, सही बात है। गरीबी, स्वाभाविक सी बात है, सब जानते हैं पर पैसा नहीं है तो कहाँ से खिलाएंगे, तो बच्चे को तो स्वाभाविक हो ही जाएंगे। इसलिए उसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। अब हम कुपोषण की बात करते हैं तो देखिए, भारत में कुपोषण की क्या गंभीरता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुपोषण की व्यापकता इतनी भयावह है, आप देखिए कि 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। अब इसमें जो वर्ड है स्टंटिंग, ये क्या होता है, ये स्टंटिंग का मतलब होता है ऊंचाई के हिसाब से वजन की जो वृद्धि ना हो पाना। आपकी हाइट बढ़ गई है पर वजन उतना नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे ही क्या होता है वेस्टिंग, ये इसमें क्या है कि आपकी जो शरीर में एक बौनापन आ गया है। क्या आ गया है, बौनापन। उम्र के हिसाब से ऊंचाई न बढ़ पाना या भार के हिसाब से ऊंचाई न बढ़ पाना। तो स्टेटिंग और वेस्टिंग, इन दोनों में देखिए, स्टेटिंग में 35.5% बच्चे शिकार हैं और वेस्टिंग से 19.3% बच्चे शिकार हैं। अल्प वजन, जिनका वजन कम है, वो है बच्चे 32.1% बच्चे, भारत के कुल बच्चों का 32% बच्चे कम वजन के हैं। और अति वजन के बच्चे, एक बात ध्यान रख लेना, कुपोषण का मतलब केवल यही नहीं है कि वजन कम हो, वजन ज्यादा भी हो। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, ये दोनों ही चीजें काय में आती हैं, कुपोषण में आती हैं। ठीक है, 3% बच्चे अति वजन से ग्रसित हैं और 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18% तक देखा गया है। तो इन आंकड़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। चेचक का टीका की खोज किसने की थी। देखो भाई, ये बेहद महत्वपूर्ण है। टीकाकरण के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा। चेचक का टीका किसने खोजा था। रॉबर्ट कोच, फेनेल, मैकुलेने, एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर क्या है, एडवर्ड जेनर। चेचक आप समझते हैं, माता, छोटी माता, बड़ी माता, पूरे शरीर में फुंसियां हो जाती हैं। गाय को थनैला रोग हुआ था, उस गाय के थनैला रोग के बैक्टीरिया से ही एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था, चेचक का टीका बनाया था। कुछ और टीके, जैसे कि एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। लुई पाश्चर का नाम सुना हो, जिन्होंने रेबीज नाम की बीमारी का टीका खोजा था। एमिल एडोल्फ
वेंग ने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन विकसित किया। यानी डिप्थीरिया का टीका किसने खोजा था? एमिल एडोल्फ वेंग ने। शिवा शाबुरो कितासातो और एमिल वॉन वेहिंग ने डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन को विकसित भी किया। जोनास सल्क ने पोलियो की मृत वायरस वैक्सीन बनाई थी। जोनास सल्क ने कहा कि पोलियो की वैक्सीन बनाई थी मृत वायरस से, मरे हुए वायरस से। और अल्बर्ट साबिन ने पोलियो की मौखिक टीका विकसित किया था। यानी जो हम ओरल मुंह से दवाई पिलाते हैं ना पोलियो का, वो किसने बनाया था? वो अल्बर्ट साबिन ने बनाया। अल्बर्ट साबिन ने पोलियो का मौखिक टीका विकसित किया था। तो टीकों की खोज किसने की, इससे प्रश्न बन सकता है। कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा टीके बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या है भैया? एड्स एक ऐसी बीमारी है जो ला इलाज है, इसका उपचार संभव नहीं है। एड्स का पूरा नाम है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, ई से इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस से होती है। अभी तक इसका टीका नहीं बन सका है। और ये हमारी WBC, अगर ये वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो हमारी WBC को प्रभावित करता है। WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर रक्त बनता है। और WBC हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। अगर ये एंटर हो गया, ये असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित रक्त से या एड्स के रोगी द्वारा उपयोग की गई सिरेंज को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो ये वायरस पहुंच जाता है। और ये वायरस HIV, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। ठीक है। और ये हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। अगर आपको हल्का सा जुकाम हो गया तो ठीक नहीं होगा, आप जुकाम में ही निपट जाओगे। ये है HIV वायरस। एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम, HIV वायरस का पूरा नाम, दोनों याद रख लेना, पूछा गया है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक, कम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई स्वाभाविक सी बात है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ठंडे देश होते कहाँ पर, तो ये भूमध्य रेखा है। ऊपर की आप जाओगे ध्रुवों में, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में और दक्षिण ध्रुव में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तिरछी, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए यहाँ पर देश ठंडे। चाहे तो आप ये कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, ये सब अर्जेंटीना वगैरह, ये सभी देश ठंडे हैं। और यहाँ ठंड में आदमी को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अभी सर्दियां हैं, हम कितनी गर्म गर्म चीजें खा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए आपको बॉडी को, क्योंकि बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जरा में जुकाम हो जाता है। इसलिए हमने क्या कहा कि भाई ठंडे देश, जलवायु वाले देशों में लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पानी गर्म करके नहाएंगे तो कैसे ऊर्जा ही चाहिएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि किस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। वहीं मैंने बताया था आपको कि पोलियो में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। अगर हम बात करें पोलियो की, तो अभी मैंने बताया था पोलियो का जो 2 प्रकार के टीके हैं। पहला मृत वायरस की जो वैक्सीन बनाई थी वो जोनास साल्क ने बनाई थी, और मुंह से पीने वाला पोलियो का जो टीका है वो अल्बर्ट साबिन ने बनाया था। एक चीज, और दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। भारत में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सामने आया था। 2011 के बाद फिर हमारे सामने कोई आंकड़ा नहीं आया, और इसी लिए WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। याद रखना, 2011 में आखिरी मामला आया था और 27 मार्च 2014 को भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। और 24 अक्टूबर 2025 को हमने क्या मनाया है? विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं हम। 24 अक्टूबर से को क्या मनाते हैं? विश्व पोलियो दिवस। भारत 2014 से पोलियो मुक्त घोषित है। 2011 में आखिरी मरीज आया था। अल्बर्ट साबिन ने मुंह का टीका बनाया है। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। महिलाओं को आधारीय चयापचय की दर पुरुषों की
तुलना में। अब भाई चयापचय क्या होता है, चयापचय क्या होता है, देखिए ये लिखा है BMI, इसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, हाइट के हिसाब से वजन में वृद्धि। ठीक है, अब क्या है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में चयापचय की दर कैसी होती है, अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, इनमें से नहीं। चयापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, पहले समझ लीजिए, हिंदी में चयापचय बोलते हैं, अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपने जो भोजन किया वो भोजन का पच करके क्या बनना, एनर्जी बनना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, अब जब भोजन पच के एनर्जी बनता है तो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये कह रहा है कि BMI बॉडी मास इंडेक्स का इस्तेमाल वजन और ऊंचाई की आधार पर किसी व्यक्ति का वजन सामान्य, ज्यादा या कम है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति की हाइट 5 फुट है, वो 5 फुट में हमने कहा 65 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति का वजन 60 किलो है तो वो कम है, या 70 किलो है तो वो ज्यादा है। हाइट के हिसाब से वेट, ये होता है BMI बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, देखिए तो हमने क्या कहा कि BMI का इस्तेमाल वजन और ऊंचाई के आधार पर किसी व्यक्ति का वजन सामान्य, ज्यादा या कम है यह पता करने के लिए किया जाता है। वहीं चयापचय मेटाबॉलिज्म वह प्रक्रिया है जिसके जरिए शरीर खाए पिए गए पदार्थों को ऊर्जा में बदलता है। आपने ग्लूकोज खाया, ऑक्सीजन ली, श्वसन हुआ, CO2 बना, जल बना और एनर्जी आपको प्राप्त हो गई। चयापचयी क्रियाओं के दौरान शरीर के भार में कमी आती है, क्योंकि जो भोजन था वो कायम बदलता है, एनर्जी में बदलता है। ठीक है, तो चयापचय दर शरीर की ऊर्जा की खपत को बतलाती है, शरीर की ऊर्जा की खपत को बताती है, क्या, मेटाबॉलिज्म क्रिया, चयापचय क्रिया। ठीक है, तो याद रख लेना, महिलाओं की आधारीय चयापचय पुरुषों की अपेक्षा कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु जांच की जाती है। आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए आप मूत्र की जांच करेंगे, रक्त की जांच करेंगे, लार की जांच करेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आजकल तो बिल्कुल कॉमन है कि हम सब मूत्र की जांच करते हैं, लेकिन मूत्र में काय की जांच करते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। मूत्र में जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो गर्भावस्था की जांच के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है जो गर्भवती महिला बनने लगता है, और वो गर्भवती महिला के मूत्र में आता है। क्या आता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HCG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCG। HCG हार्मोन की मौजूदगी जांच करने की जाती है। मतलब ये पता करते हैं कि HCG कोरियन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन क्या उस महिला के यूरिन में, मूत्र में है। यह हार्मोन गर्भवती महिला की प्लेसेंटा में बनता है। प्लेसेंटा आप जानते हैं, जो गर्भनाल से जुड़ा रहता है और बच्चे को भोजन उपलब्ध करवाता है, प्लेसेंटा। गर्भावस्था में परीक्षण घर पर या क्लिनिक में किया सकता है। ऐसे स्लाइड्स आते हैं, इसमें आप यूरिन की बूंद डालेंगे, अगर 1 लाइन है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और 2 लाइन है तो आप प्रेग्नेंट हैं, लड़ुआ बंटवा दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो बच्चा कितने दिन में होगा, तो सब जानते हैं 9 महीना में होगा। पर 9 महीना में कितने दिन होते हैं, 280 दिन होते हैं। 280 दिन यानी कि अगर सप्ताह में हम उनकी बात करेंगे तो लगभग 40 सप्ताह में बच्चा होता है। ठीक है, तो भाई 280 दिन, 280 दिन इसका सही आंसर 12 महीने 40 सप्ताह या 280 दिन। अच्छा देखिए, एक और चीज यहां पर आप देख लीजिए कि आपको डिलीवरी की तारीख याद करना है कि आपकी डिलीवरी किस दिन हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, देखिए डिलीवरी की तारीख निकालने के लिए आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन में, आपका जो मासिक धर्म आया था लास्ट बार, उसका जो पहला दिन था, उस दिन में आप 280 दिन या 9 महीने 280 दिन जोड़ दो और प्लस 7 दिन और जोड़ दो, तो जो तारीख आपको मिलेगी वो होगी आपकी डिलीवरी की संभावित तारीख। आपका बच्चा उसी दिन होगा। कैसे ये निकालना है, आपके लास्ट पीरियड का पहला दिन, जो लास्ट पीरियड आया था उसको से पीरियड आना बंद हो गए हैं,
तो पहला दिन था, उसमें प्लस 280 दिन कर दीजिए और प्लस 7 दिन कर दे दीजिए। जो तारीख मिलेगी वो आपकी डिलीवरी की तारीख होगी। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो गए। और अब 10-10 प्रश्न करके ही हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो आप देखते नहीं हो। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर की लिंक हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप हमारे यूट्यूब से भी, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।